हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल। और आज हम करने वाले हैं मराठा किंगडम के बारे में। आज हम बताएंगे कि मराठा जो कहाँ कहाँ फैले थे हमारे देश में, कहाँ कहाँ उनका राज था। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैप देखो। यहीं से हमको पता चलेगा कि जो मराठा किंगडम है वो कहाँ तक जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ ये पूरा का पूरा इस साइड नॉर्थ इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे फिर ये आता हुआ यहाँ पे उड़ीसा तक जो है, और इधर को आता हुआ ये नीचे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, और यहाँ पूरा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो है वो मराठा किंगडम था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग से इतना नहीं था, स्टार्टिंग से बिल्कुल छोटा था, एक टाइम में बहुत बड़ा हो चुका है, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम मराठा किंगडम को लेकर के चलेंगे। और ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी हिस्ट्री की एक वीडियो रहेगी। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, आपके कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, कुछ भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मराठा स्टेट जो है वो आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा मराठा स्टेट, ओके, मराठा स्टेट, और एक आपको देखने को मिलेगी मराठा कॉन्फेडरेसी। ओके, मराठा कॉन्फेडरेसी जो है आपको देखने को मिलेगी 1720 के बाद 1818 तक। कब से कब तक बोल दिया जी? मराठा स्टेट आपको देखने को मिलेगा जी 1674 से लेकर के आपको ये देखने को मिलेगा जी 1720 तक मराठा स्टेट। उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी आएगी, वो आएगी जी आपकी 1720 से लेकर के 1818 तक। यहाँ तक जो रहेगा ये सिर्फ हम स्टेट के बारे में बात करेंगे कि एक स्टेट है जिस पे एक राजा है जी। और अगर मैं इस की बात कर लेता हूँ तो ये कन्फेडरेसी आ जाती है जी एम्पायर के बारे में। किसके बारे में आ जाती है जी? एम्पायर के बारे में। मतलब ये है कि मराठा स्टेट के नीचे दूसरी भी किंगडम रहेंगी जी, दूसरी भी क्या रहेंगी जी? किंगडम रहेंगी। वो मराठाओं को जो है वो अपना सुप्रीम मानेंगी, और फिर इनके अंडर जो है वो कुछ काम करने वाले हैं 1720 के बाद। फिर कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से मराठा किंगडम का एक बार पतन होना स्टार्ट रहेगा तो ख़त्म हो जाएगी ये। ठीक है, तब फिर 1818 के बाद बिल्कुल ही इसको हम ख़त्म कर देंगे, और फिर आगे क्या चलेगा अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का और भी दूसरा जो है वो चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मराठा स्टेट जो कब से कब तक रहेगा जी 1674 से लेकर के ये कब से कब तक रहा जी 1720 तक। अब हम पहले ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आपको सुनते हैं कि मराठा स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, मराठा किंगडम के बारे में, आपको स्टार्ट करना है जी शिवाजी के बारे में सोचना। ठीक है, कि शिवाजी से जो है वो हम ये पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं शिवाजी की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1674 से 1680 तक जो है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कितने साल लिखे हैं जी? 6 साल का कार्यकाल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ 6 साल का कार्यकाल रहा है, इन्होंने शुरू से ही, बल्कि 18 जब ये 18 साल के थे तो उसी समय से इन्होंने आर्मी को गैदर करना स्टार्ट किया था अगेंस्ट मुग़ल के अगेंस्ट जो है इन्होंने आर्मी को इकट्ठा किया, खड़ी किया। बड़ी ख़तरनाक इनकी एक आर्मी थी, बहुत इसमें अच्छे योद्धा थे, और इन्होंने जो है वो अंत तक मुग़लों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी यहाँ से शिवाजी के बर्थ से। तो शिवाजी का बर्थ जो होता है वो होता है जी 1627 में। 1627 में जो है शिवाजी का वो बर्थ होता है, जन्म होता है। कहाँ पे होता है जी? शिवनरी में। कहाँ पे होता है जी? शिवनरी किले में, शिवनरी जगह पे है, वहाँ पे शिवाजी का जो है वो जन्म होता है 1627 में। अगर मैं बात कर लेता हूँ किसके फादर की, फादर थे जी शाहजी भोंसले, और जो मदर थी वो क्या थी जी? जीजाबाई। मदर कौन थी जी? जीजाबाई। और इनके जो फादर थे वो कौन थे जी? शाहजी भोंसले थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इनके जो फादर थे वो जागीरदार थे जी। वो कौन थे? वो जागीरदार थे। कहाँ के थे जागीरदार थे? वो पूना के जागीरदार थे। ठीक है, तो पूना के वो जागीरदार थे। उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है 1637 में,
1637 में जो है इनको अपने फादर की जागीर मिलती है, मतलब इनको पूना मिलता है, जागीरदार बन जाते हैं 1637 में। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1627 में। कितने साल के हैं ये? अभी 10 साल के हैं। अभी ये जो है जागीर इनको मिल चुकी है। अब यहाँ से ये अपना ग्रोइंग जो है स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 18 साल तक जो है ये अपनी एक अच्छी आर्मी जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इनकी जो है सबसे पहले तो इनके फादर की डेथ होती है, उसके बाद फिर मदर की भी डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन, ठीक है, दादाजी कोंडेव इन 1647 ही अज्यूम द फुल चार्ज ऑफ हिज जागीर। मतलब 1647 में जो है इनको अपनी जागीर का फुल चार्ज जो है वो मिल जाता है, हो जाता है, ठीक है। अब एक दादाजी कोंडेव नाम के जो है व्यक्ति आए हैं। ये कोंडे जी ये थे जिनके पॉलिटिकल गुरु। ओके, अगर मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे जी, तो पॉलिटिकल गुरु थे जी दादाजी कोंडेव, जिन्होंने क्या किया है शिवाजी को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन, जिन्होंने इनको जो है वो बड़ा किया है, पाला बड़ा किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इनकी आर्मी बढ़ती है, ओके, अब कितना समय आ चुका है जी? 1647, मतलब 1627 के बाद 1647 आ चुका है। अब ये 20 साल के हो चुके हैं। तो 20 साल में जो है उन्होंने लड़ाई करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। ही कॉन्क्वर्ड मैनी फोर्ट्स, इन्हें बहुत से किले जो है वो जीत लिए थे। अब ये क्या करेंगे, आराम आराम से किले जो है वो जीतते चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में राज किसका है जी? दिल्ली में राज है जी अभी मुग़ल का। मुग़ल वहाँ पे बैठे हैं। अब ये कोई एक व्यक्ति है जो किलों को जीत रहा है। ऐसा नहीं है कि मुग़ल को ये ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, उनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुग़लों का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा, बहुत बड़े हिस्से पे था। अभी हम सिर्फ बात करें बिल्कुल छोटे से हिस्से की, जहाँ पे मराठा किंगडम था। ओके, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, जैसे कि आपने पीछे देखा था मैप में, इस समय उतना बड़ा नहीं था। ओके, आगे जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा। इस समय जो है वो मेन जो है अभी मुग़ल थे, ओके, पावर में। तो अभी मुग़ल के पास ये बात चली गई थी कि कोई एक व्यक्ति है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। ओके चलो ठीक है, कोई है उसको करने दो, ठीक है। तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे जी? दादाजी कोंडेव थे। अच्छा, कई बार इनको पूछ लेता है कि इनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे इनके? ओके, इनके कौन थे जी? स्पिरिचुअल गुरु भी थे एक, उनका नाम क्या था? तो आप उनका नाम लिखो जी, समर्थ रामदास। नाम क्या है जी? समर्थ रामदास जो है उनका गुरु थे। ये क्या थे? सूफी एक संत थे, सूफी संत थे। ओके, चलिए, तो अब जो है इन्होंने बहुत से किले जीत लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो जी, अब बात किसकी हुई थी? पहले हुई थी जी 1647 की। ओके, अब तक इन्होंने क्या किया था जी? इन्होंने अब तक जो है वो बहुत से किले जो है वो जीत लिए थे। अब हम इनको जो है वो आगे लेके चलते हैं जी। अब आगे लेके चलेंगे तो एक जगह थी जी, नाम क्या था जिसका? बीजापुर। नाम क्या था जी जिसका? बीजापुर। बीजापुर कहाँ से थी ये? एक आपको साम्राज्य मैंने पढ़ाया था, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य आपको पढ़ाए हैं। इसकी वीडियो जो है वो चैनल पे है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। जो बीजापुर साम्राज्य था ये 5 जगह में टूटा था। ओके, 5 किंगडम में जो है ये टूट चुका था। अहमदनगर था, बिदर था, बिदार था, और गोलकोंडा था, और बीजापुर था। तो बीजापुर बहमनी साम्राज्य का ही बाद में टूटा हुआ एक किंगडम था। ओके, तो बीजापुर के एक रूलर थे। अब जो है ये शिवाजी जो है वो लगातार ऐसे ही किले जीतते जा रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने बीजापुर की तरफ बढ़े तो होता क्या है कि आदिल शाह वहाँ पे व्यक्ति हैं। तो आदिल शाह क्या करते हैं? बीजापुर के रूलर हैं, ये क्या करते हैं? अफजल खान को जो है वो लगा देते हैं कि जी शिवाजी को आप पकड़ो, शिवाजी को पकड़ो, मारो, जो भी करना है वो करो। बट इन्होंने, आदिल शाह ने अफजल खान को जो है वो लगा दिया इस काम पे। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि बीजापुर अकेला एक किंगडम है। बीजापुर किसके अंडर में है जी? अभी मुगल्स के अंडर में है, ठीक है। मुगल्स ने जो है वहाँ वो सुप्रीम है यहाँ पे मुगल, उसके बाद फिर बीजापुर आता है, ठीक है। जैसे एक सेंटर है फिर एक स्टेट है, ठीक है, ऐसे आता है। तो अभी क्या करेगा अफजल खान जो है वो शिवाजी को पनिश करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए जाएगा। बट लेटर अफजल खान वाज किल्ड बाय शिवाजी इन 1659। बट होता है क्या है, जैसे ही अफजल खान और शिवाजी की लड़ाई होती है 1659 में,
कब की बात की है जी? 1659 की बात की है। 1659 में जो शिवाजी है वो अफजल खान को मार देता है। अफजल खान को जैसे ही वो मारता है, ये बात जाती है जी मुग़लों के पास कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक रूलर का अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति को मार दिया है। अफजल खान एक बहुत बड़ा जो है वो योद्धा था, बड़ा अच्छा कमांडर था वो, ठीक है। अब ये बात जाती है जी मुग़ल्स के पास। मुग़ल में उस समय कौन होता है जी? राजा औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब को जो है ये लगता है कि हाँ जी अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, 1660 में एक व्यक्ति को जो है वो प्लेस करता है जी, शाहिस्ता खान को। शाहिस्ता खान को वो प्लेस करता है औरंगजेब के जी, जो ये शिवाजी है इसको रोको, इसको कंट्रोल करो, इसको मारो, जो भी करना है आप इसका करो, जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो ये चला जाता है जी। जैसे ही ये वहाँ पे जाता है, जो शाहिस्ता खान है इससे जो शिवाजी से जो है ये वो पूर्णा को जो है वो छीन लेता है। ओके, अब यहाँ पे जो है शिवाजी की हार होती है। बट फिर ये क्या करता है, कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। फिर आता है जी 1663। अब शिवाजी लोस्ट पुना एंड सफर्ड मैनी डिफीट्स टिल ही मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शाहिस्ता खान 1663। अब ये 1660 में शाहिस्ता खान इसके पास आता है, उसके ऊपर अटैक करता है, पुणे को जो है वो छीन लेता है। अब दोबारा से शिवाजी जो है वो बचता है और फिर क्या करता है जी 1663 में अटैक करता है जी, किसके ऊपर? शाइस्ता खान के। बड़ा ख़तरनाक अटैक करता है जी। और फिर पहले तो शाइस्ता खान के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद फिर सूरत में जाता है और फिर जाता है जी अहमदनगर में। मतलब इन जगहों को जो है वो जीतता हुआ चला जाता है ये, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि शाइस्ता खान भी जो है इसका कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये बात चली जाती है जी औरंगजेब के पास। औरंगजेब देखता है कि ये व्यक्ति जो है इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब इसका जो करेगा इसी के ही व्यक्ति करेंगे। बोलते हैं ना कि अपनों को अपने ही मारते हैं। तो क्या करता है औरंगजेब, जैसे कि आपको पता है कि मुगल्स के अंडर मोस्टली जो मराठा किंगडम थी उन्होंने मुगल्स को सुप्रीम मान लिया था, बट जो शिवाजी है उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो क्या करते हैं, एक आम्बेर का जो है राजा होता है, राजा जयसिंह, ये क्या करता है औरंगजेब अब उसको लगाता है जी कि आपका काम है, ठीक है, और इसको शिवाजी को पकड़ के लाओ, ठीक है। तो ये जो जयसिंह है ये क्या करता है 1665 में, 1665 में ये क्या करता है, पुरंदर में जाता है। कहाँ पे जाता है जी? पुरंदर में। और पुरंदर में क्या होता है जी शिवाजी का, उस वहाँ पे इसकी एक तो मदर होती है, इसकी माता जी होती है, और इसकी जो है वो तोपें, बंदूकें, सारा का सारा जो भी इसका युद्ध का सामान था वो पुरंदर में ही होता है। अब ये जब ये पुरंदर में जाता है तो वहाँ पे राजा जयसिंह क्या करता है, इसको कैप्चर कर लेता है, इसकी मदर को, और इसका जो मनी था, इसके पास जो भी हथियार थे उनको जो है कैप्चर कर लेता है। अब इसके पास इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहा, अब ये टूट चुका था क्योंकि माताजी भी इसकी चली गई थी, और इसका जो पास जो वित्तीय सहायता थी, जो बारूद था, असला था, वो भी गया था। तो अब ये क्या करेगा, शिवाजी अपने आप को जो है अपनी माताजी को बचाने के लिए जो है वो सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। तो यहाँ पे आता है जयसिंह सक्सीडेड इन बिसीजिंग शिवाजी इन फोर्ट ऑफ पुरंदर। मतलब अब ये होता है कि यहाँ पे पुरंदर में जो है इसके बाद शिवाजी को सरेंडर करना पड़ता है, और फिर एक ट्रीटी होती है जी, समझौता होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर का समझौता कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी, कब होता है? 1665 में। तो 1665 में क्या होता है जी, पुरंदर का समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता क्या है, अब ये जो पुरंदर का समझौता है इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो हुई थी। सबसे पहले तो यही थी कि इसने जो है वो 35 किले जीते हुए थे, उसमें से 23 किले जो है वो मुगल्स को देने पड़े थे। दूसरा ये होता है कि जो मुग़ल बोलते हैं कि जी अगर हम दक्षिण भारत की तरफ अटैक करेंगे जीतने के लिए तो आपको जो है हमारा साथ देना पड़ेगा। उसके बाद ये था कि आपको जो है वो आगरा का जो किला है उसमें नज़रबंद रहना पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको। बहुत सी कंडीशन थी जो, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। ये जो अगर ये चीज़ें आपको पढ़नी है तो आपको ये लेवल चल जाता है जी यूपीएससी में, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा कर के उनकी बुक से जो है वो बड़े अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें जो है यहाँ पे साइन हुई थी इस ट्रीटी में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया कि अब जो है वो शिवाजी को आगरा के किले में ही, आगरा के फोर्ट में ही रहना है, ओके। यहाँ इस फोर्ट में उनको रहना है, ओके। इन 1674 शिवाजी व कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवा 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 धर्मोधारक, हिंदवा धर्मोधारक।
अब इसका मतलब क्या है, अभी तो हम बात करें सिर्फ 1665 की। इसके बाद फिर जो है ये यहाँ से निकल के चला जाता है। कैसे निकलता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और निकलने के ऊपर भी बहुत से इतिहासकारों में जो है वो अलग अलग मतभेद है। कोई बोलता है कि ऐसे निकला था, कोई बोलता है कि वैसे निकला, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब जो है ये बहुत सालों के लिए, लगभग 8-9 सालों के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी जो है आर्मी को इकट्ठा करता है। ओके, आर्मी को इकट्ठा करता है तो 1674 में जो है वो रायगढ़ में अपने आप को जो है ये राजा घोषित करता है। राजा घोषित करता है और वहाँ पे एक टाइटल लेता है जी, जिसका क्या नाम है जी, हिंदवा धर्मोद्धारक। हिंदवा धर्मोद्धारक का ये टाइटल देता है कि मैं हिंदू को बचाने वाला हूँ, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म का जो है मैं वो प्रचारक हूँ। ओके, आफ्टर दैट शिवाजी कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल विद मुगल्स। और ये शिवाजी 1674 में 1674 में ही जो है वो छत्रपति का टाइटल लेते हैं, छत्रपति। ओके, ये याद रखना है जी, छत्रपति। छत्रपति शिवाजी जिसको हम बोलते हैं, छत्रपति का मतलब क्या होता है, छत्रपति का मतलब होता है जी राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। ओके, राजाओं का राजा। अब जो है इसके नीचे आगे ये बढ़ता चला जाएगा तो इसके नीचे जो है वो दूसरे राजा भी जो है इसको सुप्रीम मानना स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसा जो है यहाँ पे काम होता चला जाएगा। मैं शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ कि अब जो है वो शिवाजी छत्रपति बन चुके हैं। ओके, राजाओं के राजा, मतलब बहुत से किंगडम जो है अब इनके नीचे आ चुके थे। तो अब मैं बात करता हूँ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे इनकी एक राज व्यवस्था रही थी। ठीक है, इनमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो इनके अष्टप्रधानम है, मतलब इनके 8 मंत्री थे जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस क्या मतलब, इम्पोर्टेंट है इनके लिए वो। ठीक है, इसके बिना जो है वो राजकाज अच्छा नहीं चल सकता था। इन्होंने ऐसा काम किया था। अष्टप्रधानम, अष्टप्रधान का मतलब है जी 8 प्रधान हैं, मतलब 8 मिनिस्टर हैं। वो कौन कौन से मिनिस्टर हैं जी, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ये मिनिस्टर क्या रहेगा, अब ऐसा नहीं है कि 8 मिनिस्टर के ऊपर एक मिनिस्टर है, नहीं, 8 के 8 मिनिस्टर बिल्कुल अलग अलग काम में रहेंगे और हर एक मिनिस्टर किसके अंडर में रहेगा जी, डायरेक्ट शिवाजी के। मतलब ये शिवाजी है, इसके अंडर में कितने हैं जी, 8 जो है वो 8 मिनिस्टर हैं इसके अंडर में। इस तरीके से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट किसको रहेगी जी, शिवाजी को रहेगी। ये शिवाजी को जाकर के रिपोर्ट सौंपेगा। ओके, इस तरीके से जो है अष्टप्रधानम है। ओके, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी पेशवा के बारे में। पेशवा के बारे में आपने जो है देखा भी होगा। ओके, मुख्य प्रधान, ये मुख्य प्रधान था, मतलब ये है कि इसके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो इसके पास थी। ओके, जो भी मतलब जो भी हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो इसके पास है। प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कौन था, शिवाजी था। ओके, उसके बाद फिर कौन था जी, माजूमदार था। उसके बाद कौन था जी, माजूमदार। दो ये क्या था जी, फाइनेंस मिनिस्टर था। वित्तीय जो संस्था थी, वित्तीय मंत्रालय जो है वो किसके पास था, रिवेन्यू एंड फाइनेंस, वो माजूमदार के पास। उसके बाद फिर कौन आता है जी, मंत्री आता है उसके पास। उसके बाद फिर कौन आता है जी, मंत्री, ये होम मिनिस्टर था। उसके बाद कौन आता है जी, उसके बाद आता है सुमंत। उसके बाद कौन आता है जी, सुमंत, ये फॉरेन मिनिस्टर था। ओके, फॉरेन की चीज़ों को देखता था। उसके बाद आता है जी सचिव। सचिव जो है वो हेड ऑफ रॉयल कोरस्पोंडेंस था ये। ओके, रॉयल चीज़ों को ये जो है वो देखता था। उसके बाद आता है फिर जी सदर। ओके, उसके बाद फिर कौन आता है जी, सदर था। ये जो रिलीजियस अफेयर होते थे, ओके, जो धार्मिक चीज़ें थी उनके बारे में ये देखता था। सेनापति, सेनापति जो सेना का था, सेना का हेड था। न्यायाधीश आपको पता है। ओके, न्यायाधीश को तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, शिवाजी का। अब यही एडमिनिस्ट्रेशन वो आगे चलता जाएगा और इस एडमिनिस्ट्रेशन में ही आगे क्या कुछ चेंज रहेंगे वो हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि इनकी इनकम के बारे में, रिवेन्यू के बारे में। ये क्या था, ये फिक्स था जी रिवेन्यू यहाँ पे। ठीक है, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एंड 2/5 आफ्टर रिफॉर्म्स। मतलब पहले स्टार्टिंग तो सिर्फ ये थी कि जितने भी पैदावार होगी इसका सिर्फ 1/3 था। उसके बाद कुछ सुधार हुए हैं, उन सुधारों के बाद फिर क्या आ चुका था जी, 2/5। मतलब अगर 5 हिस्से हैं तो 2 हिस्से आपको एज एन रिवेन्यू जो है वो देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है वो फिक्स जो है एक रिवेन्यू टैक्स जो है वो रहता था। अब यहाँ पे टैक्स भी 2 हैं, एक तो आपको देखने को मिलेगा चौथ है जी, एक है सरदेशमुखी। ये 2 हैं बड़े इंपॉर्टेंट, आपको जो है ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ना जरूरी है। 1/4 ऑफ द लैंड रिवेन्यू वाज पेड टू द मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठा रेट्स। ओके, ये क्या होता था, इसका मतलब ये था चौथ का कि जी आप जो है वो अगर आप 1/4
ऑफ लैंड रिवेन्यू अगर आप देते हो, मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 जो है वो रुपए आए हैं एज एन रिवेन्यू, तो आपको जो है वो 25 रुपये हमको देने पड़ेंगे। अब ये कौन देगा? ये था जी जो मुग़ल की जो ज़मीन थी, जो इनके आसपास जो है वो ज़मीनें लगती थी, या फिर जो जहाँ से ये टैक्स आता था, उनका जो है 100 में से 25 मतलब 25% इनको देना था। ये कहाँ से आती है जी? ये था जी मुग़ल की जो लैंड है, मुग़ल की जो भूमि है, मुग़लों से जो है ये आता था 1/4। ओके, उसके बाद ये था जी सरदेशमुखी। ओके, सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी था जी एडिशनल टैक्स ऑफ 10% ऑन दोज लैंड ऑफ मराठा विच द मराठा क्लेम हेरिडिटरी राइट्स। इसका मतलब ये है, इस लैंड को मराठा जो है वो अपनी लैंड बताते थे, बट वो क्या था, पहले जो है वो लड़ाइयाँ वहाँ पे हुई थी, उसमें जो है वो मुगल्स ने उनसे वो हथिया ली थी। बट अब जो है यहाँ पे वो मराठा काफ़ी ज़्यादा पावर में है, तो वो बोलते हैं कि जो ये लैंड है ये हमारी है जी, अब आपको 25% तो देना ही है, साथ में आपको 1/10% 1/10 और देना है, मतलब सिर्फ 10% और देना है जी एडिशनल, सिर्फ उसी लैंड पे देना है जिस पे उनका हेरिडिटरी राइट थे, मतलब जो पहले ज़मीनें उनकी थी। ये तो था जी सरदेशमुखी, ठीक है। चौथ क्या था? जो ज़मीनें उनकी नहीं थी, जो मराठों की ज़मीनें नहीं थी, बशर्ते वो मुग़ल की थी, मुग़ल उनको इस वजह से देते थे ताकि जो मराठा है वो इनके ऊपर, यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक ना करके यहाँ की ज़मीन न हथिया ले, तो उनसे अपनी ज़मीन बचाते थे। सरदेशमुखी में ये था कि जिन ज़मीनों को जो मराठा अपनी ज़मीनें बताते थे उन पे एडिशनल 10% टैक्स उनको देना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है वो टैक्स था, रिवेन्यू था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट जो है, अब 1680 में जो है वो मृत्यु हो जाती है जी शिवाजी की। ओके, शिवाजी की जो है वो मृत्यु हो जाती है 1680 में। तो अब हम बात करेंगे जी, आज जैसे कि आप देखोगे संभाजी और राजा राम, ठीक है। तो जो शिवाजी है इसके 2 पुत्र थे जी, इसके जो है वो 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे जी? वो एक का नाम था जी संभाजी, दूसरे का क्या नाम था जी? राजा राम। दूसरे का क्या नाम था जी? राजा राम। अब जाहिर सी बात है कि दोनों में जो है वो लड़ाई होनी थी कि कौन जो है राजा बनेगा। एल्डर सन ऑफ शिवाजी डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ शिवाजी इन द वार ऑफ सक्सेशन। मतलब संभाजी जो है वो जीत लेता है जी किसको? राजा राम को। मतलब अब संभाजी जो है वो राजा बनेगा। तो संभाजी का जो कार्यकाल है वो 1680 से 1682-89 तक जो है वो रहा है। तो 9 साल जो है वो संभाजी का जो है वो कार्यकाल रहा है। बट होता ये है कि जो संभाजी है वो एक मुग़ल नोबल के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है। तो 1689 में जो है संभाजी की मृत्यु हो जाती है। 1689 में जैसे ही संभाजी की मृत्यु होती है तो अब जो है वो कौन राजा बनेगा जी? राजा राम। राजा राम राजा बनता है जी 1689 से 1700 तक। ओके, 1700 तक जो है वो राजा राम यहाँ पे राजा बनता है। ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर ऑफ राजगढ़। मतलब वहाँ पे जो मंत्री थे उनकी सहायता से। ओके, बनना तो आगे राजा राम के पुत्र को था, बट फिर यहाँ पे उनकी सहायता से, मिनिस्टर की सहायता से संभाजी के पुत्र को बनना था, बट राजा राम जो है यहाँ पे वो हथिया लेता है जी वहाँ के, मतलब वहाँ का राजा वो बन जाता है। ओके, उसके बाद ये होता है कि अब मुग़ल का जो है वो आक्रमण होता है जी 1689 में। ही फ्लैड फ्रॉम राजगढ़ टू जिंजी इन 1689 ड्यू टू अ मुग़ल इन्वेजन। अब 1689 में जो है वो मुग़ल आक्रमण करते हैं और ये राजगढ़ से जो है वो जिंजी की तरफ जो है वो भाग जाता है। कौन भाग जाता है जी? राजा राम। ओके, यहाँ पे मर कौन चुका है जी? संभाजी। अभी कौन रह गया यहाँ पे? राजा राम, जो किसका बेटा है जी? शिवाजी का। तो इन विच राजगढ़ वाज कैप्चर्ड अलोंग विद संभाजी वाइफ एंड हिज सन साहू बाय द मुगल। अब जो शिवाजी का पहला बेटा था, यहाँ पे राजगढ़ तो हथिया ही लिया जाता है मुगल के द्वारा। संभाजी की वाइफ और संभाजी का बेटा, नाम था जिसका क्या? साहू जी। ये जो है दोनों को पकड़ के कौन ले जाते हैं जी? मुगल जो है वो ले जाते हैं। ओके, अब क्या होता है?
अब 1700 के बाद 1707 तक जो है वो ताराबाई जो है वो राज करती है। अब ये ताराबाई है कौन? राजा राम वाज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन शिवाजी सेकंड। उसके राजा राम की जो है वो मृत्यु होती है जी 1700 में। उसके बाद फिर कौन आता है जी? इसका छोटा बेटा आता है जी। राजा राम का नाम है जी शिवाजी सेकंड, अंडर द गार्जियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई। ओके, और इसकी जो है वो माता जी ताराबाई के अंडर में जो है ये रहता है। मतलब ये रहेगा कि ताराबाई ही यहाँ पे जो है वो मेन हेड रहेगी। ताराबाई कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद द मुगल्स। ओके, जो ताराबाई है अब ये मुगल के साथ जो है वो स्ट्रगल में रहेगी। ठीक है, क्योंकि मुगलों के साथ और इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहा था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, साहू। अब क्या होता है 1707 तक? 1707 के बाद जो है वो साहू आ जाता है जी राजा बन के। ये कैसे आता है? साहू वाज रिलीज बाय बहादुर शाह। अब जो सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में आ जाता है जी बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या करता है? साहू को और उसकी मदर को छोड़ देता है। तो जैसे ही छोड़ता है तो वो क्या करेगा? ताराबाई की आर्मी और साहू के साथ जो है साहू के बीच में लड़ाई होगी। इसमें साहू जीत जाता है। बैटल ऑफ खेद जो है ये है, जो भी है, शायद ये मिसप्रिंट यहाँ पे मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये क्या था। ये था जी बैटल ऑफ खेड, KHED, बैटल ऑफ खेड 1700 में होती है। और इसमें ये कब होती है जी? हाँ, और उस चलो ठीक है, ये 1700 आपको एक जो है मैं एक बार लास्ट में जो है वो बता दूंगा कि ये जो बैटल थी वो कब हुई थी, 1700 में या फिर 1707 में। ओके, मैं यहाँ पे शायद ये कुछ मिसप्रिंट है शायद। ओके, एंड साहू ऑक्यूपाइड सतारा। अब वहाँ से जो है ये था, इसका क्या नाम था? शिवाजी के छोटे बेटे का ये था जी नाम आपका राजा राम। राजा राम वहाँ से चला गया था राजगढ़ के बाद, और फिर ये आ चुका था जी। अब यहाँ पे साहू जो है वो सतारा में जो है वो हथिया देता है, उसको कब्जा कर लेता है। किससे? ताराबाई से। ओके, क्योंकि राजा राम जो है वो छोड़ करके तो आ चुका था इसको राजगढ़ को। अब जो साहू रेन राइजिंग पावर ऑफ पेशवा। अब आपको मैं बात बता देता हूँ कि जो शिवाजी था उसके समय में अष्ट प्रधानम था, कि जो 8 मंत्री होते थे, उसके बाद वो बंटे रहते थे उनके काम। ठीक है, वो सभी अपना काम करते थे। अब ये क्या होगा कि साहू के ही समय में जो पेशवा है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि जो रूलर रहेगा, जैसे कि साहू है या फिर इसके कोई भी बाद आएगा, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जितना पेशवा का ऑर्डर रहेगा। पेशवा बोलेगा कि जी ऐसा करना है, वैसा ही रहेगा। सिर्फ पेशवा तो यहाँ से एक मोहर लगवाता था और काम जो है वो पेशवा के ऑर्डर पे होते थे। अब ये जो दूसरे 7 मंत्री हैं ये बोलेंगे कि जी ऐसा ही तो पेशवा मंत्री है, ऐसे ही हम हैं। ठीक है, तो इनकी पावर कम है, पेशवा की ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग में आया था बिल्कुल शिवाजी। शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम। सबसे पहले संभाजी बनते हैं, फिर बनते हैं राजा राम। राजा राम के बाद आते हैं जी ताराबाई। और होता ये है कि जो राजा राम था उसी के समय संभाजी की वाइफ और उनके बेटे साहू को पकड़ लिया जाता है। जो 1707 में बाहर आते हैं, बहादुर शाह जिनको छोड़ देता है, और फिर साहू का जो है वो कार्यकाल चलता है 1707 से 1749 तक। ओके, और इसी बीच में पेशवा जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी पावर बन के उभरते हैं। ओके, बड़ी पावर बन के उभरते हैं। अब आप देखोगे जी 1707 से 1749, इसमें एक टाइम आएगा जी 1720 का। यहाँ से स्टार्ट होगा जी मराठा कन्फेडरेसी। मतलब ये रहेगा कि जो दूसरे जो किंगडम हैं, अब इनको जो है यहाँ से मराठा एम्पायर बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो दूसरे किंगडम है वो इनके नीचे आएंगे। अब मराठा कन्फेडरेसी ये रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से अब जो है वो संधि होगी। ओके, दूसरों के साथ। ठीक है, बट यहाँ पे सुप्रीम कौन रहेगा जी? सुप्रीम रहेंगे यहाँ पे मराठा। मतलब अब जो है वो मराठा किंगडम एक संघीय राज्य बन जाएगा। ठीक है, बहुत से राज्य जो है आके के इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ पेशवा के बारे में। ओके, सबसे पहले पेशवा के बारे में बात करता हूँ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक फर्स्ट पेशवा। ओके,
ही बिगन हिज करियर एज ए स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल से अपना स्टार्ट करते हैं और 1713 में ये पेशवा बन जाते हैं। मेड द पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी, मतलब ये रहेगा पावरफुल तो बन ही जाते हैं मोस्ट पावरफुल, और ये जो पेशवा की पोस्ट थी ये हेरिडिटरी होती है, मतलब ये वंश के साथ चलती है, आगे उसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा। ही प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन फाइनल विक्ट्री ऑफ शाहू बाय विनिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मराठा सरदार टू द साइड ऑफ शाहू। ओके, ये रहेगा कि जैसे आपको बताया था कि कन्फेडरेसी में ये रहेगा कि संघीय बन जाएगा, जो भी दूसरे सरदार थे मराठा के वो जो है वो उनको जो है वो जीत लेता है जी, और इस ये जीतने में जो है शाहू जीतता है, और इसकी जीतने में बालाजी विश्वनाथ के एक बहुत बड़ा हाथ होता है जी। ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद सैयद ब्रदर्स की 1719 1719 में सैयद ब्रदर्स के साथ भी जो है कि समझौता करता है, बाय विच द मुगल एम्पर फर्रुखशियार रिकॉग्नाइज्ड शाहू एज द किंग ऑफ द स्वराज्य। उसके बाद जो है फर्रुखशियार जो मुगल एम्पर थे वो शाहू को जो है वो एक किंग जो है वो अपना किंग जो है वो मानते हैं, स्वराज्य का जो पूरे के पूरे उसका किंग जो है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं मराठा कन्फेडरेसी 1720 से 1818 तक जो है चलती है। फिर आता है जी बाजीराव 1720 से, यहाँ से चलेगी जी। द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ का जो है ये बेटा था। तो बाजीराव जो है वो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। उसके बाद आता है ही वॉज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच्ड एट इट्स जेनिथ अंडर हिम। इसका मतलब ये है कि जो बाजीराव के समय में जो मराठा पावर थी वो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, अपने जो है चरम सीमा पर। मतलब ये था कि पूरे के पूरे इंडिया में सबसे मोस्ट पावरफुल जो था आप वो कौन बन चुके थे जी, मराठा जो है वो बन चुके थे। किसके अंडर में थे अभी ये, बाजीराव के अंडर में थे इस समय। ओके, और जो बाजीराव थे ये गोरिल्ला युद्ध में भी बड़े फेमस थे। ओके, बड़े ही जो है निपुण थे, जैसे कि शिवाजी थे ऐसे ही निपुण कौन थे जी, बाजीराव थे। ओके, किसमें, गोरिल्ला युद्ध में। उसके बाद है ही लेड इनुमरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनटू नॉर्थ इंडिया टू वीकन द मुगल एम्पायर एंड टू मेक द मराठा द सुप्रीम पावर इन इंडिया। इन्होंने जो मराठा को सुप्रीम पावर बना दिया था जी इंडिया में, किसको हरा करके, मुगलों को हरा करके। मुगलों को पहले इन्होंने हराया और उसके बाद सुप्रीम पावर बना दिया जी किसको, मराठा। किसके अंडर में थे अभी ये, बाजीराव के समय। तो बाजीराव के समय में जो मराठा पावर थी वो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच चुकी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी यहाँ से ये। ओके, उसके बाद फिर कौन आता है जी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है उसके बाद आते हैं 1740 से लेकर के 1761 तक। पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, इनको जो है वो नाना साहेब जो है वो बोला जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू, शाहू की मृत्यु के बाद 1749 में शाहू की मृत्यु हो चुकी थी। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्टेट अफेयर्स वाज लेफ्ट इन हिज हैंड, जो मुख्य काम जो था वो किसके हाथ में रह चुका है, बालाजी बाजीराव के हाथ में अभी ये आ चुका है। तो अब ये क्या है जी, 1761 तक ये रहते हैं। तो आपको पता होगा 1761 में क्या होती है जी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, तीसरा पानीपत का युद्ध होता है जी। ओके, तो तीसरा पानीपत का युद्ध कब होता है जी, 1761 में होता है। किस किस के बीच में, मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों के बीच में युद्ध होता है। ये बड़ा खतरनाक, मतलब एक बहुत ज़्यादा विध्वंसक युद्ध जो है, ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत में से सबसे विध्वंसक युद्ध जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत माना जाता है। ओके, तो इसमें जो है वो मृत्यु होती है विश्वास राव और सदाशिव राव की, और इसके कारण सदाशिव राव भाव की जिस समय मृत्यु होती है और विश्वास राव की, इसके बाद जो मराठा एम्पायर है बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि एक बहुत अच्छे योद्धा थे ये। ओके, दिस इवेंट शोक द पेशवा बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव को ये सुन करके बहुत धक्का लगा। ओके, और उसके बाद जो है ये मोस्टली हार चुके थे, और लास्ट में फिर जो है वो मराठा हार जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को, तीसरे पानीपत के युद्ध को, और अहमद शाह अब्दाली वहाँ पे जीत जाता है। दिस बैटल एंडेड द मराठा पावर, और यहाँ से मराठा पावर की जो है वो ख़त्म हो जाता है जी इंडिया में। ओके, तो ये अंत होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था, हाँ कुछ एरिया था जो अभी मराठों के पास था। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ सक्सेसर रहे हैं बालाजी बाजीराव के जिन्होंने राज किया है। तो वो आपके सामने ये है कि माधव राव आए हैं जी 1761 से 1772 तक। फिर आते हैं जी नारायण राव 1773 तक, सवाई माधव राव ये आते हैं जी 95 तक, और फिर आते हैं जी बाजीराव सेकंड
1795 से 1818 तक। ओके, 1818 के बाद फिर जो है पूरा का पूरा जो एरिया था वो किसके अंडर चला जाता है जी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है अंडर, वो ब्रिटिश के अंडर जो है वो चला जाता है। ओके, अब ब्रिटिश के अंडर कैसे जाता है जी, वो भी 3-4 युद्ध है, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जी एंग्लो मराठा वार, मतलब सबसे पहली एंग्लो मराठा वार, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में जो हुई थी वो थी जी 1775 से 1782 के बीच में। इंपॉर्टेंट है जी 1775 के समय फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध जो है हुआ था। उसके बाद है तो अभी जो है ये मराठा जो है वो जीत चुके थे, और जो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार चुकी थी। और इस समय वडगांव का समझौता होता है जी, इम्पोर्टेंट है 1779 में, ये इम्पोर्टेंट है जी। वडगांव का समझौता कब होता है, 1779 में। और फिर एक लास्ट में एक ट्रीटी भी होती है, सालबाई का समझौता होता है 1782 में, 1782 में। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है जी। वडगांव का होता है जी 779 में, और ट्रीटी ऑफ सालबाई का समझौता है 1782। ओके, 1782 में जो है ये होता है समझौता। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो समझौता होता है ये कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, फिर जो है एक दूसरे की ये जो ट्रीटी थी, जो समझौता था, उसको उल्लंघन करते हैं, और फिर दोबारा से वहाँ पे वार होती है। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार होती है जी 1803 से 1806 तक। द मराठा पेशवा साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसेन 1802। 1802 में जो है वो ट्रीटी ऑफ बसेन का समझौता होता है 1802 में। मतलब कि अब जो है वो सब्सिडरी अलायंस बनेगा, मतलब अब ये जो है वो गठबंधन के साथ जो है यहाँ पे ये राज करेंगे। बट फिर क्या होता है 1818 में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो देखता है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, हम इनको आराम से हरा सकते हैं, तो अब समझौते की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब बोलता है कि हम ही पूरा का पूरा राज करेंगे। डिटरमाइन टू प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटसी इन इंडिया, मतलब कि अब ब्रिटिश ही जो है वो बिल्कुल पूरे का पूरा इंडिया को अपने कंट्रोल में करेंगे। तो इस वजह से जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा को हटा देता है, वहाँ पे मराठा वार बिगन होती है, और फिर इस वजह से जो मराठा है वो बुरी तरीके से यहाँ पे हार जाते हैं 1818 में। और इसके बाद जो है पूरे के पूरे मराठा जहाँ भी थे वहाँ पे किसका अब अधिकार आ चुका है जी, वो आ चुका है जी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, तो इस तरीके से मराठा जो किंगडम है वो समाप्त होती है। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है इसको बड़े अच्छे से पढ़ा है। हर एक जो लाइन बोली है वो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाती है, जैसे कि सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुई, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो कब हुआ, ओके, फर्स्ट कब हुआ, किस किस के बीच में युद्ध हुए थे जी, कब किसकी संधि हुई, सालबाई की संधि जो है वो कब हुई, ट्रीटी ऑफ बसेन कब हुई। तो ये सभी जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और जैसा कि हमने मराठाओं के टैक्स के बारे में पढ़ा है कि चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या था, तो इस तरीके से जो है वो हर एक अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो बड़े अच्छे से जो है अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।